हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो हमने कल अधूरा क्वेश्चन छोड़ा था, हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 किया था ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पर माधुरी मनीषा वेर दी ओल्ड पार्टनर्स, राइट, एंड आपने मोहिनी को एज अ नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया, राइट। तो कल हमने क्या किया, 4 स्टेप्स फॉलो किए। कितने स्टेप्स फॉलो किए? 4। मैंने कहा था उसमें से 3 आर द स्टार्टर। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट या फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप हमारा था कि हमने पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के साथ शुरू किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने चेक किया कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या नहीं। अगर होता, कल के क्वेश्चन में नहीं था, अगर होता तो फिर हम उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। बट कल वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़े। हम स्टेप नंबर 3 में चले गए। स्टेप 3 में हमने जो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो बनाया है, राइट, क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट में आपको बैंक अकाउंट बताया था, इसलिए हमने बैंक अकाउंट बनाया। तो मैंने बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस वाज आवर स्टेप नंबर 3। एंड देन स्टेप नंबर 4 हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिए हुए सारे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व किया। हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिए हुए सारे एडजस्टमेंट 1 to 6 सॉल्व किया। एंड सॉल्व करते वक्त हमने हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दिया, राइट। एसेट्स को रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसे हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में नुकसान लिखे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फायदे लिखे, राइट। सेम वे लायबिलिटी बढ़ने पर नुकसान हुआ वो हमने डेबिट में लिखा, राइट। एंड अगर लायबिलिटी घटने पर फायदा होता तो हम क्रेडिट में लिखते। बट कल कोई लायबिलिटी घट नहीं रही थी, उल्टा लायबिलिटी बढ़ रही थी, क्रेडिटर्स वेर इंक्रीज्ड, राइट। तो ये हमने कल किया। मैंने आपको कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो एंड फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है सबको पता है, ये और नो, सबको बैलेंसिंग आता है। तो सबने किया होगा। आपका आंसर एंड मेरा आंसर हम मैच करते कि वो सेम है या नहीं, राइट। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूंगा तो सबसे पहले फिर से वही मैं करूंगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की टोटल लूंगा जो आ रही है 28,000। देयर इज ओनली वन आइटम ऑन द क्रेडिट साइड, यस और नो। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट की टोटल लूंगा, तो डेबिट में देयर आर 3 आइटम्स, 12,000, 2,000, 6,000 में ऐड करूंगा तो उसकी टोटल आ रही है 20,000। सो क्रेडिट साइड टोटल इज 28,000 एंड डेबिट साइड टोटल इज 20,000। ये क्लियर है सबको? हम क्लोजिंग करते वक्त क्या करते हैं, पहले टोटल लेते हैं, डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, राइट। अब मुझे दोनों साइड की टोटल मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, जो बड़ी अमाउंट है वो टोटल में दोनों तरफ लिखूंगा। तो 28,000 बड़ा है या 20,000 बड़ा है, तो 28,000 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में दोनों तरफ 28,000 लिखूंगा, है कि नहीं, राइट। एंड मैं रफली बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में या एनपीसी में करते थे कि बड़ी अमाउंट 28,000 माइनस छोटी अमाउंट 20,000, द डिफरेंस इज 8,000। तो सबका आंसर 8,000 आया होगा, राइट। अब ये डिफरेंस में लिखूंगा ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड इज हैवी, डेबिट साइड इज ऑन द स्मॉलर साइड। डेबिट साइड की टोटल कम है, तो जो साइड की टोटल कम है मैं डिफरेंस उस तरफ लिखूंगा। एज अ बैलेंसिंग फिगर 8,000 लिखूंगा। एंड मैं इसे कहूंगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या कहूंगा मैं इसे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। नाउ व्हाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट? तो इट इज वेरी सिंपल। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, अगर क्रेडिट साइड, अगर ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते तो ट्रेडिंग का क्रेडिट बड़ा होता था एंड डेबिट छोटा होता था, डिफरेंस को हम कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा, इफ क्रेडिट यानी कि इनकम साइड इज हेवी, डेबिट यानी कि एक्सपेंडिचर साइड इज ऑन द लोअर साइड, इनकम ज्यादा है, फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, इसलिए 8,000 जो डिफरेंस है फायदे और नुकसान का, दैट इज माय नेट प्रॉफिट। बट मैं उसे नेट प्रॉफिट नहीं कहूंगा, मैं उसे क्या कहूंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टोटल एसेट्स रिवैल्यूएशन करने पे मुझे 28,000 का फायदा हो रहा है एंड एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करने पर मुझे 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं नेट निकालूंगा, 28,000 का फायदा, 20,000 का नुकसान, तो मैं नेट फायदा इज 8,000, जिसे मैं नेट प्रॉफिट नहीं कहूंगा, जिसे मैं कहूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कि फाइनली सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज मिलके मुझे 8,000 का फायदा हुआ ऑन रिवैल्यूएटिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट। अब इस 8,000 का करना क्या है, तो इस 8,000 को हमें पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑलवेज रिवैल्यूएशन में अगर फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, राइट, आने वाले क्वेश्चन में देखते शायद नुकसान भी हो सकता है, तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो या शायद रिवैल्यूएशन पे नुकसान हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमें पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इज इट क्लियर? तो हेंस फोर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम क्लोज करेंगे तो रिवैल्यूएशन में होने वाला फायदा या रिवैल्यूएशन में होने वाला लॉस, फाइनल अमाउंट, फाइनल बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट या लॉस, उसे हमें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन की शुरुआत में दिया था उन्होंने 3:2, राइट। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो सबको आता है। तो मैं क्या करूंगा, 8,000 विल बी डिवाइडेड बाय
5 है कि नहीं, तो 8000 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा 1600। 8000 डिवाइडेड बाय 5, 5 कैसे आया, 3 हिस्से पहले पार्टनर यानी कि माधुरी के, 2 हिस्से मनीषा के, तो 3 + 2 टोटल बन गए 5 हिस्से। तो मैं जो प्रॉफिट 8000 उसे डिवाइड करूंगा बाय 5 तो मुझे एक हिस्सा मिलेगा 1600। अब 1600 को मैं मनीषा पहले कौन है, माधुरी के 3 हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1600 मल्टीप्लाइड बाय 3 आई विल गेट 4800, राइट। एंड जो मनीषा है उसको मैं क्या करूंगा, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2 हिस्से तो उसे मिलेगा 3200। इज इट क्लियर। तो माधुरी को 4800 प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है एंड मनीषा को 3200 प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, जो मैं यहां पर लिखूंगा। मैंने लिखा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 8000 आउटर कॉलम में है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माधुरी 4800 इन अ कॉलम, मनीषा 3200 इन अ कॉलम। तो मैंने क्या किया, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया, उस पर मिला हुआ प्रॉफिट मैंने दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया इन 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, राइट। अब इस प्रॉफिट का करेंगे क्या, तो इसका ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, याद है आपको, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उसका सेकंड इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते थे। सेम यू हैव टू डू हियर। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मैंने दोनों पार्टनर्स यानी कि माधुरी एंड मनीषा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको उठाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। माधुरी के कॉलम में माधुरी के कॉलम में 4800 एंड मनीषा के कॉलम में 3200। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माधुरी के कॉलम में 4800 एंड मनीषा के कॉलम में 3200। जो रिवैल्यूएशन पर हमें प्रॉफिट मिला मैंने माधुरी एंड मनीषा के बीच में 3:2 यानी कि उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो यहां पर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया। अब इमीडिएटली आई विल बैलेंस माय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसे बैलेंस करना है, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बैलेंस करते सबको आता है, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहां पर बैलेंस कर रहा हूं। बैलेंसिंग अगर डाउट है तो फाइनल अकाउंट्स के सम देखो, रिवाइज करो कि हम पार्टनर्स कैपिटल को कैसे बैलेंस करते थे। फिर से वही क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, हर एक पार्टनर का आपको डिफरेंस मिलेगा, राइट। तो स्टार्टिंग विथ मोहिनी के क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो मोहिनी का कैपिटल आ रहा है 1 लाख एज बैलेंस, है कि नहीं। फिर मनीषा के क्रेडिट की टोटल है 1,23,200, डेबिट में केवल 10,000 है तो डिफरेंस आ रहा है 1,13,200। एंड माधुरी का क्रेडिट का टोटल है 1,04,800, डेबिट में केवल 10,000 है तो डिफरेंस आ रहा है 94,800। तो माधुरी का बैलेंसिंग फिगर इज 94,800, मनीषा का बैलेंसिंग फिगर इज 1,13,200 एंड मोहिनी का बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख, जिसे मैं कहूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहूंगा मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल यानी कि मोहिनी के एडमिशन के बाद बचा हुआ कैपिटल मिला, राइट। तो ये जितना भी कैपिटल आपको बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा है, हम फाइनल अकाउंट्स में वही करते थे, फिर से वही कर रहा हूं मैंने बैलेंस किया पार्टनर्स कैपिटल को एंड डिफरेंस को मैं क्या कह रहा हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब है मोहिनी के एडमिशन के बाद माधुरी का 94,800 कैपिटल बच रहा है, मनीषा का 1,13,200 कैपिटल बच रहा है एंड मोहिनी का 1 लाख रुपया कैपिटल बच रहा है, राइट। अब ये जो बचा हुआ कैपिटल है इसको उठाऊंगा एंड मैं क्या करूंगा, जो नई बैलेंस शीट हमने बनाई है, नए फर्म की नई बैलेंस शीट, उसमें लेके जाके लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे। फिर से वही पार्टनर्स का बचा हुआ कैपिटल कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पर आई एम राइटिंग पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके माधुरी 94,800, मनीषा 1,13,200 एंड मोहिनी 1 लाख। इज इट क्लियर। तो मैंने पार्टनर्स का बचा हुआ कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिख लिया, राइट। तो यहां पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, उनका बैलेंसिंग फिगर निकाला एंड लायबिलिटी में लिख लिया। यहां तक क्लियर है सबको। अब कैपिटल के बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, तो हमने बनाया था कैश अकाउंट। उन्होंने पूछा नहीं था बट हमने एज हमारे वर्किंग में बनाया था ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को टैली करने में। तो फिर से कैश अकाउंट में आ जाओ। तो मैंने पहले क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया, फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस किया। अब मैं उसी सीक्वेंस में जो मेरा कैश अकाउंट बनाया हुआ है या बैंक अकाउंट बनाया हुआ है उसे टैली करूंगा। तो मैं यहां पर बैंक अकाउंट को बैलेंस करूंगा, तो फिर से बैलेंसिंग सबको आना चाहिए। तो बैंक को बैलेंस करते वक्त बैंक के डेबिट में 3 आइटम्स है जिसकी टोटल आ रही है 1
1,60,000 एंड क्रेडिट में एक ही आइटम है जिसकी टोटल आ रही है 20,000। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन मुझे मिल रहा है 1,40,000। सो बैंक में आफ्टर एडमिशन ऑफ मोहिनी 1,40,000 रुपए बचे। कैसे? तो हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सामने दिख रहा है कि पहले हमारे पास 20,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन था, मोहिनी ने 1,00,000 रुपए कैपिटल के लिए लाया, 40,000 रुपए गुडविल के लिए लाया, जिसमें से 20,000 रुपए पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए है कि नहीं। तो अब हमारे पास बैंक में 1,40,000 रुपए बाकी बचा है। तो बैंक बैलेंस इज नथिंग बट आर एसेट। तो इस बैंक बैलेंस को मैं उठाऊंगा एंड फिर से जो नई बैलेंस शीट है उसके एसेट्स में लिखूंगा एज बैंक, आउटर कॉलम में 1,40,000। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है? तो मैंने सीक्वेंस वाइज बस एक अकाउंट क्लोज किया। मैंने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट निकाला, वो प्रॉफिट मैंने सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका सेकंड इफेक्ट मैंने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिया। फिर मैंने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक दोनों में से कोई भी एक अकाउंट हो सकता है, उसे मैंने बैलेंस किया, उसका बैलेंसिंग फिगर मुझे मिला 1,40,000 जो मैंने एसेट्स में लिखा एज बैंक 1,40,000। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मतलब क्या? अब सिर्फ बचता है बैलेंस शीट, मतलब हमें बैलेंस शीट को टैली करना है। बट मैं अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट को टैली करने जाऊंगा तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द ओल्ड बैलेंस शीट विद द न्यू बैलेंस शीट एंड फिर बैलेंस शीट को टैली करना है। तो याद रखो, जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में अगर आपको बैलेंस शीट टैली करनी है तो बैलेंस शीट को डायरेक्टली टैली नहीं करना है। पहले ये जो नई बैलेंस शीट है इससे पुरानी बैलेंस शीट यानी कि जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। एंड पुराने बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम है जो हमने नए बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, या पुराने बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जिसे हमने टच नहीं किया है, उन अनटच्ड आइटम्स को उठा के नए बैलेंस शीट में हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे? तो एक एक करके मैं आइटम्स को कंपेयर करता हूं, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड। तो पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पहले लाइन पर था कैपिटल माधुरी एंड मनीषा। अगर मैं नए बैलेंस शीट में देखूंगा तो ऑलरेडी मुझे माधुरी मनीषा के साथ मोहिनी का नया पार्टनर का कैपिटल मिल गया, मतलब वी हैव ऑलरेडी कंसीडर द पार्टनर्स कैपिटल, तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पुराने बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्या नए बैलेंस शीट में मैंने क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे हैं क्या? आंसर इज यस। हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त सन्ड्री क्रेडिटर्स की 60 के जगह 66,000 लिख लिया, मतलब क्रेडिटर्स वी हैव कंसीडर्ड। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम पुराने बैलेंस शीट में था बिल्स पेएबल। कितना था? 10,000 पुराने बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल था। तो नए बैलेंस शीट में क्या आपको बिल्स पेएबल दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। पुराने बैलेंस शीट में तो दिख रहा है बिल्स पेएबल 10,000, नए बैलेंस शीट में है क्या बिल्स पेएबल? आंसर इज नो। इसका मतलब हमने बिल्स पेएबल को अभी तक हाथ नहीं लगाया। अगर आपको याद होगा हमने जितनी भी एडजस्टमेंट सॉल्व की कहीं पर भी बिल्स पेएबल को हमने हाथ नहीं लगाया, या बिल्स पेएबल के साथ कुछ करना है ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। क्रेडिटर्स के साथ उन्होंने कहा था कि क्रेडिटर्स को बढ़ाओ, जो ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं इसलिए नए बैलेंस शीट में मुझे एंट्री दिख रही है। बट पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल थे 10,000, वो नए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे, ना ही मैंने उसे सॉल्व करते वक्त कहीं पर एडजस्ट किया है। तो इसका मतलब जो पुराने बैलेंस शीट के बिल्स पेएबल है दे आर एज इट इज, मतलब हमें उनको उठाना है एंड नए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कॉपी करना है। तो मैंने 10,000 पुराने बैलेंस शीट से उठाए एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा बिल्स पेएबल, आउटर कॉलम में 10,000। दैट्स इट। तो जब भी आप लास्ट स्टेप पर आओगे यानी कि बैलेंस शीट टैली करने में आओगे, मैंने क्या किया? रिवैल्यूएशन क्लोज किया, पार्टनर्स क्लोज किया, कैश या बैंक क्लोज किया एंड फिर मैं बैलेंस शीट पे आया। तो बैलेंस शीट टैली करने से पहले मैं लास्ट स्टेप क्या कर रहा हूं? दिस इज आवर लास्ट स्टेप कि कंपेयर ओल्ड बैलेंस शीट विद न्यू बैलेंस शीट। राइट डाउन द अनटच्ड आइटम्स। आई एम सेइंग अनटच्ड आइटम। अनटच्ड मतलब जिसे हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त या सम सॉल्व करते वक्त हाथ नहीं लगाया, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही पुराने बैलेंस शीट में पेंडिंग है। तो पुराने बैलेंस शीट उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिख लो। तो मैंने बिल्स पेएबल के साथ वही किया। अब पुराने बैलेंस शीट में और क्या है? तो बस इतना ही था, मैंने सारे आइटम्स कंपेयर किए। अब मैं एसेट्स को कंपेयर करता हूँ विद द न्यू बैलेंस शीट। तो पुराने बैलेंस शीट में एसेट्स में मेरे पास था बिल्डिंग, नए बैलेंस शीट में बिल्डिंग आई क्या? आंसर इज यस। एसेट्स में मैंने बिल्डिंग लिख लिया, हमने उसे रिवैल्यू किया, तो अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज ऑन बोथ द बैलेंस शीट मतलब आपको कुछ नहीं करना है, राइट? आगे बढ़ो। नेक्स्ट
पुराने बैलेंस शीट में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी था, तो नए बैलेंस शीट में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है क्या? यस है, 48,000। हमने 60 का प्लांट 48 किया, तो आई हैव रीवैल्यूड इट, तो मुझे फिर से उसे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लांट के बाद अगला क्या था? स्टॉक। पुराने बैलेंस शीट में था 48,000 का स्टॉक, तो उस स्टॉक को मैंने नए बैलेंस शीट में लिखा क्या? आंसर इज नो। मुझे नए बैलेंस शीट में कहीं पर स्टॉक की एंट्री दिख रही है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, हमने जब एडजस्टमेंट सॉल्व की तो हमने स्टॉक के साथ कुछ किया क्या? आंसर इज नो, मतलब स्टॉक इज अनटच्ड। तो मुझे पुराने बैलेंस शीट से स्टॉक उठाना पड़ेगा, नए बैलेंस शीट में स्टॉक लिखना पड़ेगा एज 48,000। इज इट क्लियर? तो मैंने पुराने बैलेंस शीट से स्टॉक उठाया 48,000, नए बैलेंस शीट में लिखा स्टॉक 48,000। इज इट क्लियर? स्टॉक के बाद पुराने बैलेंस शीट में था डेटर्स 42 माइनस आरडीडी 2000, ये पुराने बैलेंस शीट में है। बट मैं अगर नए बैलेंस शीट में देखूंगा तो मैंने ऑलरेडी डेटर्स लिखे 42 माइनस आरडीडी 4 एंड बाहर बचे 38, मतलब पुराने बैलेंस शीट के डेटर्स नए बैलेंस शीट में मैंने रिकॉर्ड किए विद कंसिडरेशन ऑफ द एडजस्टमेंट। सो डू हैव टू टच इट नाउ? आंसर इज नो। तो उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। डेटर्स के बाद था बैंक। पुराने बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या है? बैंक। तो नए बैलेंस शीट में बैंक अभी हमने लिखा, बैंक अकाउंट को बैलेंस करके बैंक का बैलेंस पहले 20,000 था, बट अभी हमारे पास 1,40,000 रुपीज बच रहा है। यस और नो? इज इट क्लियर? मतलब बैंक भी आ गया, तो हमें बैंक फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एंड पुराने बैलेंस शीट में एसेट्स में लास्ट आइटम आपको दिया है फर्नीचर। तो पुराने बैलेंस शीट में 10,000 का फर्नीचर है, क्या मुझे नए बैलेंस शीट में कहीं पर फर्नीचर दिख रहा है? आंसर इज नो। क्या हमने फर्नीचर को इससे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त टच किया? आंसर इज नो। तो मैं क्या करूंगा? फर्नीचर को उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर 10,000, राइट? तो ये मैंने लास्ट स्टेप किया। मैंने क्या किया? पुराना बैलेंस शीट नए बैलेंस शीट के साथ कंपेयर किया, यानी कि क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट टू आर आंसर वाला बैलेंस शीट मैंने कंपेयर किया, या पुराने फर्म का बैलेंस शीट नए फर्म के बैलेंस शीट के साथ कंपेयर किया। अनटच्ड आइटम्स को मैंने रिकॉर्ड किया, राइट? अनटच्ड मतलब जिसको हमने सम सॉल्व करते वक्त हाथ नहीं लगाया था। तो ऐसा मुझे बिल्स पेबल मिला, वो मैंने लिख लिया, फिर मुझे स्टॉक मिला, वो मैंने लिख लिया, फिर मुझे फर्नीचर मिला, वो मैंने लिख लिया। तो वी आर डन विथ ऑल दी स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग एडमिशन का सम। अब मेरी बैलेंस शीट यानी कि नई बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं एसेट साइड का टोटल लेता हूं, तो मैं एसेट्स का टोटल ले रहा हूं, तो एसेट्स में जितनी भी आइटम उनका टोटल आ रहा है 3,84,000 एंड लायबिलिटीज के भी सारे आइटम्स का टोटल आ रहा है 3,84,000। मतलब माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलिड फॉर 3,84,000, यानी कि हमने जो पूरा सम सॉल्व किया इट इज 100% करेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये काफी आसान है, वेरी इजी देन फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीसी, बट ऑब्वियस, राइट? ये केवल 10 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। गेटिंग इट? तो ये 10 मार्क वेटेज वाला सम है, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होगी, बट देयर विल बी समथिंग न्यू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट? अगेन ये सम सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि आपको बेस वर्क हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसकी प्रैक्टिस करो, राइट? सम सॉल्व करते वक्त मैं अभी फिर से उन्हें सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी उसका कंसेप्ट आपको बता दिया है। तो अगर कोई भी सम में, जैसे इस सम में सैक्रिफाइस रेशो आपको मैंने कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो ऐसा ही हम हर सम में इसके बाद करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऑन अ न्यू क्वेश्चन, राइट? तो जो नया क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। अभी जो हमने सॉल्व एग्जाम्पल 5 किया उसी के अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6, राइट? तो फिर से मैं क्या करता हूं? इसे पढ़ता हूं। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को पढ़ा करो हमेशा, राइट? इसे पढ़ते हैं फिर इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लाइन पर पढ़ो, समीर एंड निशा वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। तो 3/4 एंड 1/4 इज नथिंग बट 3:1। 3:1 का ही 3 + 1 4 उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। सो 3:1 या 3/4 एंड 1/4 इज नथिंग बट समीर एंड निशा का हम कह सकते हैं दिस इज दी पार्टनर्स एंड ये ओल्ड पार्टनर्स होंगे, तो इनका ये ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन के शुरुआत में है, यानी कि ओल्ड पार्टनर, अभी तक नया पार्टनर एडमिट करने के बारे में हमें नहीं कहा है, राइट? तो दिस इज समीर एंड निशा आर दी ओल्ड पार्टनर्स और उनका 3:1 इज दी ओल्ड रेशियो। 3/4 1/4 इज नथिंग बट 3:1। ये क्लियर है सबको? नीचे उन्होंने दिया है फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज में दोनों का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है,
एसेट्स में है स्टॉक, फिक्चर्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड। एक ओवरव्यू लेना है कि हमारे पास क्या है हमेशा, राइट। बैलेंस शीट के नीचे अब क्या दिया है वो पढ़ना है। यहां पर हम कहीं पर टिक मार्क वगैरह नहीं करते हैं, राइट। अगर आपको याद है तो हम फाइनल अकाउंट्स में एंड देन एनपीसी में एडजस्टमेंट पढ़ के नेसेसरी टिक मार्क करते थे। यहां पर टिक मार्क की जरूरत नहीं है, अगर आपकी मर्जी तो आप टिक मार्क दे सकते हो, नहीं दिया तो भी हमारा काम चल जाएगा, राइट। गेटिंग इट। कल वाले क्वेश्चन में हमने टिक मार्क नहीं दिया था, हमने डायरेक्टली सॉल्व किया, तो आज भी हम वही करेंगे। देयर इज नो नीड टू गिव अ टिक मार्क एनीवेयर, राइट। डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टिक मार्क। बट एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है वो पहले से ही पढ़ के रखना है और फिर सॉल्व करना है, राइट। तो नीचे दी हुई एडजस्टमेंट फर्स्ट लाइन पर वो कह रहे दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पूनम को एज ए नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया। समीरा निशा आर दी ओल्ड पार्टनर्स एंड पूनम को मैं कहूंगा एज अ न्यू पार्टनर। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसे हम प्रॉफिट में से केवल 1/5 हिस्सा निकाल के दे रहे हैं। प्रॉफिट में से कितना हिस्सा निकाल के दे रहे हैं? 1/5 हिस्सा निकाल के दे रहे हैं। मतलब फ्यूचर में पूनम आने के बाद इस फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से पूनम को हम 1/5 हिस्सा निकाल के देंगे। इज इट क्लियर? तो उसका अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बाद में देखते हैं, राइट। फिर उन्होंने नीचे क्या कहा है, पूनम इंट्रोड्यूस्ड ₹1,20,000 एज हर कैपिटल। एज यूजुअल जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल हमेशा लेके आएगा। तो यहां पर फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि पूनम ने ₹1,20,000 एज अ कैपिटल लाया। ये क्लियर है। सेकंड एडजस्टमेंट में कह रहे हैं पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। तो पूनम गुडविल के लिए भी कैश पे करेगी। would be based on 4 years purchase of past profits of last 5 years। तो देखो यहां पर उन्होंने कहा है कि पूनम गुडविल का पैसा देगी, बट उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू नहीं, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो नई पार्टनर थी वो 40,000 रुपीज गुडविल ला रही थी। मतलब उन्होंने डायरेक्टली नए पार्टनर की गुडविल की अमाउंट आपको बताई थी, यस और नो। बट यहां पर ऐसा नहीं बता रहे, यहां पर वो बोल रहे कि पूनम गुडविल का पैसा लाएगी। कितना? डिपेंडिंग on 4 years purchase of the last 5 years profit, nothing but यहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आज का वर्किंग नोट बनेगा टू कैलकुलेट गुडविल, और फिर उस गुडविल में से हम पूनम का शेयर निकालेंगे। कैसे? देखते हैं धीरे धीरे करके। तो अभी बस इतना ही याद रखो कि आपको पूनम के गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए पहले गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर से देखो, मैंने वही कहा था कि आपको कि जो मैंने आपको पहले 4-5 लेक्चर्स में सिखाया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल, वो हमें हर एक सम में कहीं ना कहीं पर उसका यूज होने वाला है। तो उसे अच्छे से रिवाइज या प्रैक्टिस करो, राइट। चलते हैं ऑन दी थर्ड एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं? एसेट्स वेर रीवैल्यूड। जैसे कल भी कहा था उन्होंने कि कुछ एसेट्स को बढ़ाओ कुछ एसेट्स को कम करो, वैसे वो यहाँ पर कह रहे हैं फिक्चर्स 45,000। तो फिक्चर्स पहले थे पुराने बैलेंस शीट में 60,000, उसे 45 करो यानी कि डिप्रिसिएट करो, राइट। बिल रिसीवेबल 1,20,000, पहले बिल रिसीवेबल कितने थे आपके पास? 90, उसे 120 करो, मतलब उन्हें बढ़ाओ, एप्रिसिएट करो, राइट। स्टॉक एट 90,000, तो पुराने बैलेंस शीट में स्टॉक था 90,000 एंड उसे करो नए एज पर एडजस्टमेंट उसे करना है हमें 60,000। क्या कह रहे हैं? स्टॉक एट 60,000, पुराने बैलेंस शीट में स्टॉक था 90, उसे करना है 60, मतलब स्टॉक को हमें डिप्रिसिएट करना है। एंड आगे बोला है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। तो डेटर्स मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है 1,50,000, उसे 20% प्रोविजन करके रिड्यूस करो। प्रोविजन इज नथिंग बट आरडीडी, प्रोविजन ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब डेटर्स को हमें 20% से रिड्यूस करना है फॉर आरडीडी। तो देखते हैं सॉल्व करते हो कैसे होगा, अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। तो ये दिमाग में रखो। फिर चौथे एडजस्टमेंट में कह रहे हैं बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। अब वो कह रहे हैं कि 15,000 रुपए के बिल्स पेएबल ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, मतलब आप 15,000 के बिल्स पेएबल बुक्स में लिखना ही भूल गए। तो अगर मैं बैलेंस शीट में चेक करूंगा बिल्स पेएबल कहां होते हैं? लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में देखो इज देयर एनी बिल्स पेएबल? आंसर इज नो, क्योंकि आप भूल ही गए लिखना। तो पहले भूल गए थे, बट जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे आप, तो हमें उस नए बैलेंस शीट में ये बिल्स पेएबल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब मैं बिल्स पेएबल भूल गया था लिखना, अब याद आया है तो अब लिखो, है कि नहीं। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट आपको वो कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज अंडर। अब ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट कल वाले क्वेश्चन में तो नहीं था, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गुडविल की अमाउंट दी थी। आज आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स बता रहे कि 5 साल प्रॉफिट है। क्यों? टू फाइंड आउट द गुडविल। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, हम फटाफट उसका क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। बट क्या बनाना है, तो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन, यानी कि नए फर्म का हमें नया बैलेंस शीट बनाना है। मतलब जो जो कल उन्होंने पूछा था, कल वाले क्वेश्चन में जो जो उन्होंने बनाने के लिए पूछा है, आज भी हमें वही सारी चीजें बनानी है। फिर से मैं अपने मन से एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाऊंगा, कौन सा, कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो बैलेंस शीट में देखो मेरे पास इस बार कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो आई विल प्रिपेयर कैश अकाउंट, राइट। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं, फर्स्ट पेज पर मैं लिखूंगा पुराने पार्टनर्स का नाम इन द बुक्स ऑफ समीर एंड निशा। नेक्स्ट लाइन पर बनाऊंगा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे मैंने कल बनाया था वैसे, राइट। फिर उसके बाद फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट एक 10 लाइन के लिए काफी है। उसके बाद मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहा हूं, दूसरा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स समीर निशा पूनम, पर्टिकुलर समीर निशा पूनम। एंड मैं एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहा हूं एज अ वर्किंग, मैं यहां पर लिख भी सकता हूं एज अ वर्किंग नोट, या मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, राइट। दैट इज अंडरस्टूड कि ये जरूरी है टू टैली द बैलेंस शीट, तो बैंक या फिर कैश अकाउंट बनाना जरूरी है। तो आप उसको वर्किंग भी लिख सकते हो या बिना डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दिस इज माय कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पेज पर मैंने जैसे कल फॉर्मेट बनाया था वैसे ही फॉर्मेट बनाया। आ जाओ सेकंड पेज पर, तो सेकंड पेज पर मैं अब ऊपर लिखूंगा फर्स्ट लाइन पर इन द बुक्स ऑफ समीर कॉमा निशा एंड पूनम ब्रैकेट में न्यू फर्म, एंड उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा एज ऑन 1 अप्रैल 2018। फिर से ये डेट कहां से आई, 1 अप्रैल 2018, तो ये पूनम जिस दिन एडमिट हो रही है बिजनेस में, क्वेश्चन में चेक करो, उन्होंने नीचे क्वेश्चन बैलेंस शीट के बाद फर्स्ट लाइन पर ही दिया कि आपने पूनम को 1 अप्रैल 2018 को एडमिट किया, तो वही मैं डेट लिख रहा हूँ, पूनम के एडमिशन के बाद वाली डेट, या पूनम को जिस दिन एडमिट किया वो वाली डेट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड एक हाफ पेज की या हाफ पेज प्लस 2-3 लाइन का एक बैलेंस शीट बनाओ एज यूजुअल, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, राइट। अगर फॉर्मेट रेडी नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, फॉर्मेट को कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलते हैं, राइट। चलो, तो सबने फॉर्मेट बना लिया, 2 पेजेस का फॉर्मेट बन गया सबका। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता है, क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि आपको क्या करना है, जो नया पार्टनर आ रहा है उस, या जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल भी लेके आ रहा है, बट उस गुडविल की अमाउंट उन्होंने एग्जैक्टली नहीं दी है, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट करके पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है नई फर्म की नई बैलेंस शीट, उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में लिख रहा हूँ वर्किंग नोट एंड उसके आगे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर गुडविल मुझे कौन से मेथड से निकालना है, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। तो सबको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है वो आता है। अगर डाउट है तो फिर से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वाले लेक्चर को फिर से देखो, रिपीट करो, राइट, एंड फिर ये वीडियो फिर आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर मैं क्या बता रहा हूं आपको सर के ऊपर से जाएगा। इज इट क्लियर? तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फिर से मैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलेज को यूज करूंगा, राइट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये एवरेज प्रॉफिट का गुडविल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, राइट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। फिर नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये दो फॉर्मूलेज हमेशा एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट मेंशन द फॉर्मूला एंड देन शो द कैलकुलेशन। तो पहला फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू average profit into number of years purchase and second formula is total profit upon number of years। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करूंगा, फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और फिर गुडविल कैलकुलेट करूंगा। इज इट क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा मुझे, तो टोटल प्रॉफिट मतलब जो क्वेश्चन में उन्होंने 5 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए, उन 5 साल के प्रॉफिट्स को मैं बस ऐड करूंगा। तो पहले साल मेरे पास 60,000 प्रॉफिट था, तो 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 30 प्लस 45 मैं सबको ऐड करूंगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,55,000। तो टोटल प्रॉफिट मुझे मिला 2,55,000। अब टोटल प्रॉफिट से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एवरेज प्रॉफिट। तो नेक्स्ट लाइन पर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 2,55,000 डिवाइडेड बाय ये 5 साल के प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 5, तो 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 51,000। इज इट क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट सबको 51,000 मिला है कि नहीं। अब एवरेज प्रॉफिट अगर 51,000 है तो अब मेरा गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन में देखोगे तो उन्होंने कहा है कि
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेस। वेरी स्पेसिफिकली कहा उन्होंने कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 4 years परचेस। कहाँ है एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो कि गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस, तो एवरेज प्रॉफिट इज 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 years परचेस, तो 51,000 इंटू 4 आंसर मिलेगा 2,04,000। तो गुडविल कितना आ रहा है 2,04,000। इज इट क्लियर? ये तो सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी 3-4 सम सॉल्व किए, प्लस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सम्स दिए थे, राइट? तो गुडविल सबको 2,04,000 मिल रहा है। अब मुझे बताओ कि ये पूरा का पूरा अमाउंट पूनम बिजनेस में लाएगी क्या? आंसर इज नो। ये जो 2,04,000 गुडविल है ये पूरे फर्म का गुडविल है। अब जो पूनम है वो पूरे फर्म की मालिक बन रही है क्या? आंसर इज नो। पूनम को हम बिजनेस में थोड़े से हिस्से के लिए पार्टनर बना रहे हैं, 100% पार्टनर नहीं बना रहे। तो पूनम को हम कितने हिस्से के लिए पार्टनर बना रहे हैं? तो उन्होंने क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पर ही कहा है कि पूनम को हमने 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट किया। कितने शेयर के लिए? 1/5। तो पूनम भी क्या बोलेगी कि ये फर्म का गुडविल है, मैं पूरा गुडविल थोड़ी पे करूंगी, मैं तो पूरे बिजनेस का केवल 1/5 हिस्सा बिजनेस से लेने वाली हूं, या पूरे बिजनेस के प्रॉफिट में से मैं 1/5 हिस्सा लेने वाली हूं, तो गुडविल का भी मैं 1/5 हिस्सा ही आपको पे करूंगी। गेटिंग इट और नॉट? तो ऑन द सेम लॉजिक यहां पर हमारा गुडविल का वैल्यू आ रहा है 2,04,000। पूनम पूरा 2,04,000 बिजनेस में नहीं लेके आएगी, वो केवल अपने हिस्से के बराबर का गुडविल बिजनेस में लेके आएगी। तो 2,04,000 का 1/5 आई हैव टू कैलकुलेट। तो मैं कह रहा हूं पूनम शेयर ऑफ गुडविल, पहले मुझे सिर्फ गुडविल मिला 2,04,000, अब ये पूरा का पूरा गुडविल पूनम नहीं लेके आएगी। पूनम कितना लेके आएगी? पूनम केवल अपने हिस्से के बराबर का गुडविल लेके आएगी। तो मैं नीचे लिख रहा हूं पूनम शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,04,000 इंटू 1/5। 2,04,000 इज माई टोटल गुडविल, उसमें से पूनम का हिस्सा 1/5, तो 2,04,000 इंटू 1/5 पूनम का गुडविल बन गया 40,800। यू कैन डू द मैथमेटिक्स, राइट? 2,04,000 2,04,000 इंटू 1/5, आंसर इज 40,800। मतलब पूनम अपने बिजनेस में या ये जो नए बिजनेस में वो एज अ नया पार्टनर आ रही है, तो वो कैपिटल प्लस गुडविल बिजनेस में लेके आ रही है। तो गुडविल कितना लेके आएगी? 40,800 रुपया। ये उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने एज अ वर्किंग नोट पहले गुडविल कैलकुलेट किया। तो हमने एज अ वर्किंग नोट पहले गुडविल कैलकुलेट किया, फिर उस गुडविल में से हमने क्या किया? पूनम का शेयर ऑफ गुडविल अलग से निकाल लिया। बिजनेस का गुडविल है 2,04,000, उसमें से पूनम कितना गुडविल पे करेगी? पूनम 40,800 रुपया गुडविल पे करेगी। मतलब पूनम गुडविल के लिए 40,800 रुपीज कैश लेके आएगी, राइट? और फिर ये कैश, ये गुडविल की अमाउंट हम क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? इन सैक्रिफाइस रेशो, राइट? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया, सम की शुरुआत करने से पहले हेंसफोर्थ जब भी क्वेश्चन में आपको गुडविल की अमाउंट नहीं दी है और आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करना है, तो सम सॉल्व करने से पहले ही वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करो, उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करो। मतलब हमें सम सॉल्व करते वक्त बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने गुडविल कैलकुलेट किया और उसमें से मैंने क्या किया? पूनम जो नई पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, राइट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने गुडविल तो कैलकुलेट किया, आगे बढ़ते हैं मतलब हमें करना क्या? अब हमें सम सॉल्व करना है। जैसे हमने कल स्टेप्स फॉलो की थी कि पहले स्टार्ट विथ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, फिर देखो जनरल रिजर्व फंड है या नहीं, फिर एडजस्टमेंट्स को फिर बैंक का या फिर कैश का बैलेंस लिखो, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करो, और फिर एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैलेंस करो, एंड एंड में बैलेंस शीट को पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करो, एंड फाइनली योर बैलेंस शीट शुड टैली। बट ये सारी चीज़ें या ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड सॉल्व करेंगे। आपका आज का होमवर्क है, मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको। एक, पहले 3 स्टेप्स ट्राई करो सॉल्व करना, फर्स्ट 3 स्टेप्स, राइट? एंड दूसरा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 14, राइट? तो उसका फॉर्मेट बना के रखो, क्वेश्चन पढ़ो एंड उसका फॉर्मेट बना के रखो, राइट? तो ये 2 चीजें मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं। एक, इसकी पहले 3 स्टेप्स करो, राइट? आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, एंड नई बैलेंस शीट एंड गुडविल की अमाउंट है। तो जो पहली 3 स्टेप्स मैंने कल बताई थी उन्हें फॉलो करो, राइट? देखो कि आपको वो आ रही है या नहीं, राइट? एंड प्लस अगले जो हम सम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 14 या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट? तो आज के लेक्चर में हम ये रुक रहे हैं, मिलते हैं कल इस क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, टैली करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इज इट क्लियर? तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।